हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग 2024 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसका पार्ट 2 जो हिंदी भाषा वाला था, जिसमें से हम लोग पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है। जो भाषिक दक्षता होती है वह शिक्षार्थियों को किसके योग्य बनाती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करने के योग्य, भले ही व्याकरणिक रूप से सही न हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। तो भाषिक दक्षता किसके योग्य बनाती है शिक्षार्थियों को, तो इसका यहाँ पे सबसे जो उचित विकल्प हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस तरह से मददगार है। कक्षा में चुप्पी बनाए रखने के लिए, मतलब वो जो शिक्षिका है वो चित्रकारी और रंगदारी करवा रही है, रंग करने के लिए कह रही है वहाँ पे क्लास में, तो क्या बच्चों को शांत करवाने के लिए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए, या अध्यापक को अध्यापन के विश्राम देने में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर की जो अध्यापिका है वो शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि बच्चों में वह क्या करना चाह रही है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करना चाह रही है। तो गत्यात्मक कौशलों से तात्पर्य होता है जब बच्चे क्या करते हैं, आपने जैसे कि मतलब TPR जिसको बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब जब बच्चे शारीरिक क्रिया करते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने के लिए जो है एक शिक्षिका रंग करने और चित्रकारी करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले, उन्हें रोका जाए या फिर उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो बच्चे सबसे प्रभावशाली तरीके से तभी सीखते हैं जब उनको प्रोत्साहन मिले। जब उनको प्रोत्साहित मिलेगा तभी वो बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया कि निपुण अध्यापक मिले। निपुण अध्यापक मिले तो इससे कुछ तात्पर्य नहीं, अगर निपुण अध्यापक है बहुत ज़्यादा और उसका जो है चीज़ें डिलीवर करने का तरीका सही नहीं है, चीज़ों को बताने का तरीका सही नहीं, तो क्या बच्चे नहीं सीखेंगे। उसके बाद अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले। पाठ्य पुस्तक चाहे कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, जब तक बच्चे की रुचि नहीं होगी तब तक चीज़ें को नहीं सीखेंगे। और अगर उन्हें रोका जाएगा तब तो ये पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जब उन्हें रोका जाएगा तो कैसे सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चा तभी प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है, पारंपरिक उपागम का, उदारवादी उपागम, या फिर संरचनात्मक उपागम, या फिर रचनावादी उपागम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि वह जो अध्यापिका यहाँ पे क्लास में क्या कर रही है, रचनावादी उपागम का यूज कर रही है। क्योंकि जब समूह में चर्चा करते हैं बच्चे और सहपाठियों के साथ अंतः क्रिया करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं। तो रचनावादी उपागम जो होता है यही बताता है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं, पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं, खोज के माध्यम से सीखते हैं, खोज के माध्यम से सीखते हैं, मतलब चीज़ों को खुद से खोजते हैं और सीखते हैं। और रचनावादी जो उपागम होता है इसमें बच्चे में क्या होती है, क्रिएटिविटी जो है का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, सृजनात्मकता का इसमें विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा। कोई अध्यापिका है या फिर अध्यापक है तो वह क्या महसूस कर रही है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं उसके हिसाब से, जैसे कि आप लोग CDP वगैरह पढ़े होंगे तो इसमें जो CDP की जो बुक होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है।
अगर बुक से अगर चीज़ उसको CDP वगैरह पढ़ो तो उसमें क्या होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो है जैसे मतलब यहाँ पे बताया कि कोई एक अध्यापिका है या अध्यापक है और शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है, जो प्रयुक्त भाषा जो है बुक वगैरह में या फिर जो उसको पढ़ाई जा रही है तो बहुत ही भाषा कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। तो एक शिक्षिका क्या करती है, जिसकी पाठ सामग्री उसमें परिवर्तन करते हैं और चीज़ों को आसान तरीके से बताती है। तो आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा, तो जो शिक्षिका वहाँ पे कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, अंगीकार करना। अंगीकार करना तो तब होता है जैसे कि जो चीज़ें पाठ पुस्तक में दी गई उसी को उसी तरीके स्वीकार कर लिया जाए, तो अंगीकार हो जाता। अनुकूलन करना या फिर मूल्यांकन करना या फिर समीक्षा करना। तो मूल्यांकन करना तो उसके बाद होता है जब जो कोई चीज़ पढ़ा दी गई उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करना, कितनी चीज़ें मतलब सीख पाया कोई बच्चे, क्या नहीं सीख पाया है। तो यहाँ पे क्या कर रही है शिक्षिका, अनुकूलन कर रही है, मतलब चीज़ों को बच्चों के अनुसार कर रही है। जो चीज़ें उनको कठिन लगती हैं तो थोड़ा आसानी भाषा में उसको समझा कर बता रही है और उनके पाठ सामग्री में कुछ परिवर्तन कर रही है। तो इसे कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहेंगे इसको, अनुकूलन करना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं विद्यालय गया है, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, द्वितीय पीढ़ी, हास्यकृत या फिर अल्पसंख्यक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, क्योंकि राजू जो है, राजू के पहले उसके जितने भी पूर्वज हुए कोई भी विद्यालय नहीं गया। राजू प्रथम पीढ़ी का जो है बच्चा है जो विद्यालय जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का जो है बच्चा है राजू जो विद्यालय जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएँ होती हैं और अंत में वर्णमाला होती हैं। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी, बॉटम अप उपागम जिसको अधोशीर्षगामी भी कहते हैं, या फिर टॉप डाउन उपागम जिसको ऊर्ध्व अधोगामी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक उपागम जिसको उदारवादी, या फिर सौंदर्यात्मक उपागम। तो यहाँ देखो सबसे पहले चीज़ें बताई गई हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे कि सीटेट का पेपर देते हैं तो फिर पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज के बाद आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि पहले पुस्तक में शिशु गीत चित्र कथाएँ होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है, मतलब पहले संपूर्ण चीज़ होती है, उसके बाद फिर उनको छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा उपागम यूज किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूज किया जा रहा है टॉप डाउन उपागम। टॉप डाउन उपागम में क्या होता है कि पहले बच्चे को संपूर्ण चीज़ बताई जाती है, संपूर्ण चीज़ बताई जाती है, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे जो उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, पहले शिशु गीत चित्र कथाएँ होती हैं और उसके बाद फिर वर्णमाला होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉप डाउन उपागम का यूज किया जा रहा है। और बात की जाए यहाँ पे कि जो बॉटम अप उपागम होता है, तो इसमें क्या होता है, पहले छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद संपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब पहले छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं उसके बाद संपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको कहते हैं बॉटम अप उपागम। क्या कहते हैं उसको, बॉटम अप उपागम कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले बताया गया था कि शिशु गीत चित्रकथा, फिर उसके बाद वर्णमाला होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन उपागम, टॉप डाउन उपागम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के तब इसे कहा जाता है विद्वता, अर्जन, स्वीकृति या फिर अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब स्वाभाविक रूप से भाषा सीखी जाती है तो उसे कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं उसको, भाषक अर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अब निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का, व्यवहारवादी उपागम का, समग्र भाषा उपागम का, या फिर संरचनात्मक उपागम का। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, तभी चीज़ों को सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। समग्र भाषा उपागम जब होता है जब संपूर्ण स्थिति के बारे में बात की जाए, और संरचनात्मक उपागम तब होता है जब जो है व्याकरण वगैरह के बारे में बताया जाए, व्याकरण के नियम वगैरह के बारे में बताया जाए। और सीटेट में जो है व्यवहारवादी उपागम इसमें से नहीं आता। व्यवहारवादी उपागम जैसे तब आता है जब किसी को जो है अनुकरण करके कोई चीज़ किसी के व्यवहार को देखकर सीख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, या फिर उद्देश्य बनाना। तो प्रदूषण टॉपिक पर अगर पाठ योजना तैयार करना है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद फिर अन्य चीज़ें आएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ें जैसे कि सीटेट आपको पढ़ना है, सीटेट का पेपर देना, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले उद्देश्य होगा किस लिए पढ़ना है, उसके बाद फिर आएंगे कैसे तैयारी करनी है, किस रणनीति से हमें पेपर देना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उद्देश्य बनाना। सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्य बनाना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? प्रयोग में भाषा, विज्ञान की भाषा, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो विज्ञान में पढ़ा था और जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था, तो वही क्या कर रहे हैं आपस में, फिर उसके बाद चर्चा आरंभ करते हैं, उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। तो ये क्या प्रयोग में भाषा है, जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो यूज की चीज़ उसमें उसकी जो है भाषा लिख रहे हैं। मतलब इसको क्या कहा जाएगा, प्रयोग में भाषा यह है, विज्ञान की भाषा है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो जो विज्ञान में पढ़ा, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा, उसके बाद आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखा है। तो मतलब अपना जो बच्चे हैं संपूर्ण ज्ञान का यूज करके, संपूर्ण चीज़ें जो पढ़ी हैं उसका जो है यूज करके क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, या फिर संस्कृत। अब देखो क्या इसमें बताया जा रहा है कि एक कोई बच्चा है, वह क्या मतलब वहाँ जहाँ रहता है वहाँ के सभी लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को क्या कर लिया, हिंदी को अर्जन कर लिया, हिंदी को अर्जित कर लिया। मतलब वो अपने आप से अवचेतन प्रक्रिया के द्वारा हिंदी को क्या करता है, अर्जित कर लेता है और हिंदी थोड़ी बहुत सीख जाता है। उसके बाद वो विद्यालय जाता है तो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखता है जाकर। तब पूछा गया है यहाँ पे कि अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलता है, जैसे मतलब विद्यालय गए तो अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलने लगता है। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी होगी? तो प्रथम भाषा को देख लो, अर्जन जो मतलब बच्चा अर्जित करता है, खुद से जो भाषा सीखता है, हमेशा प्रथम भाषा वही होती है। अगर यहाँ पे बात की जाती है कि जो प्रथम भाषा बच्चे की है, जो पास पड़ोस से अपने बच्चा जो अर्जित करता है वो अंग्रेजी भाषा होती है, तब वहाँ पे आंसर हो जाता कि जो है प्रथम भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। मतलब जो भाषा का अर्जन करता है बच्चा खुद से अपने आप से, वह हमेशा बच्चे की जो है प्रथम भाषा होती है। तो यहाँ पे जो अर्जन कर रहा था बच्चा, हिंदी भाषा का अर्जित करता है अपने परिवेश के द्वारा, हिंदी में सबसे पहले बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम भाषा कौन सी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले तो प्रथम भाषा उसकी हिंदी ही रहेगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में
2 या 3 वाक्य कहे। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? भाषा निवेश कहा जाएगा, शिक्षा उपकरण, उपकरण, या फिर वास्तविक वस्तुएं, या फिर रियलिया। तो जब कोई भी अध्यापिका है जैसे कि जो वास्तविक वस्तुएं क्लास में लेकर आती है, उनसे चीज़ों को समझाती है, जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि, तो इनको कहा जाता है वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनको कहा जाएगा वास्तविक वस्तुएं या फिर रियलिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इन पर बात आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? निर्देशात्मक व्याकरण का, संरचनात्मक व्याकरण का, शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण का, या फिर नियम आधारित व्याकरण का। तो काल का शिक्षण कराते समय 2 चित्र दिखाते हैं, मतलब कोई शिक्षक है, एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र अभी अभी का जो खींचा गया है। तो वहाँ पे मतलब कौन से यहाँ पे टेक्निक, मतलब कौन सा तरीका यहाँ पे जो है अध्यापक यूज कर रहा है? निर्देशात्मक व्याकरण, क्या यहाँ पे कोई निर्देश दिए जा रहे हैं? संरचनात्मक व्याकरण, क्या यहाँ पे व्याकरण के नियमों के बारे में बताया जा रहा है? शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण, या फिर शिक्षण शास्त्र के समय जो है व्याकरण बताई जा रही है, या फिर नियम आधारित व्याकरण बताए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। क्या कहेंगे इसको? शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। क्योंकि जब बच्चा, कोई अध्यापक है क्या कर रहा है, शिक्षण करवा रहा है, उसके दौरान से फिर जब काल पढ़ा रहा है तो 2 चित्रों को दिखाता है और उसी के आधार पर जो उसमें से व्याकरण सिखाता है शिक्षण के दौरान, तो इसको कहेंगे, क्या कहते हैं? शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। इसको कहेंगे शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए क्या कहलाते हैं? शिक्षण प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, संख्यात्मक प्रतिफल, या फिर बुनियादी साक्षरता प्रतिफल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो है किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थी द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है, कौशल और प्रवृत्ति का जो वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अधिगम प्रतिफल। क्या कहते हैं इसको? अधिगम प्रतिफल कहते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।